सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस। मिर्जापुर में गृह मंत्री ने विंध्य कॉरिडोर का किया शिलान्यास। बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी लगाई हाजिरी। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ विपक्षी दलों का धरना। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी, बदला गंगा आरती का स्थान, छोटी नावों के संचालन पर रोक। और उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के सदस्यों ने मनाया फ्रेंडशिप डे, एक दूसरे को बैंड बांधकर दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह समेत मुख्यमंत्री योगी जी ने रविवार को मिर्जापुर जिले में रोपवे सहित विंध्य कॉरिडोर का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मिर्जापुर जिले में रोपवे सहित विंध्य कॉरिडोर का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। आयोजित सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की जानकारी दी। अखिलेश और मायावती पर भी उन्होंने विकास को लेकर कटाक्ष किया। क्षेत्र के नक्सलवाद की समाप्ति, अपराधियों की संपत्ति सहित कानून व्यवस्था की उपलब्धियों का भी उन्होंने बखान किया। किसान और गरीब लोगों के हितों की योजनाओं को भी उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से ही भाजपा को काम करने की ताकत मिलती है। देश के 135 करोड़ की जनता और 80 करोड़ जनता और बालिकाओं और बच्चों का हित होता है। आपने भाजपा को मौका दिया, 2022 में भी भाजपा को आपका आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना, और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। और मित्रों, यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश आता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा काशी विश्वनाथ में षोडशोपचार पूजा अर्चन कर बाबा के सम्मुख मत्था टेका। गृह मंत्री अमित शाह मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करने के बाद काशी पहुंचे। यहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हुए उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया। वहीं बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्र ने बताया कि गृह मंत्री ने षोडशोपचार विधि से पूजन किया है। इस दौरान गृह मंत्री ने राष्ट्र के सभी लोगों के लिए कामना की। वहीं पुजारियों की माने तो विधि से उन्होंने पूजन किया व विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। विश्वनाथ के दरबार में माननीय गृह मंत्री जी ने षोडशोपचार विधि से सविधि पूजन किया है, अभिषेक किया है और भगवान विश्वनाथ से सभी राष्ट्रवासियों के अभ्युदय और कल्याण की प्रार्थना की। हाँ, ये विश्वनाथ कॉरिडोर का विशिष्ट क्षेत्र का परिभ्रमण करके और जो प्रोजेक्ट है, जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो क्षेत्रफल का विस्तार है, उन सब विषयों पर विशद अध्ययन किया है। उन्होंने देखा है, जाना और समझा है। इसके पूर्व संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के मैदान में उनका उड़न खटोला उतरा। गृह मंत्री के काशी आगमन को लेकर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास कमांडो सशस्त्र बलों की तैनाती कर चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही थी।
दर्शन पूजन के बाद भारत के गृह मंत्री का काफिला हेलीकॉप्टर द्वारा बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंचा, जिसके बाद वो विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गैर भाजपा विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और मजदूर, किसान तथा छात्र युवा आंदोलन के नेताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार पे सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। गैर भाजपा विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और मजदूर, किसान तथा छात्र युवा आंदोलनों के नेताओं ने आज टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर सांकेतिक धरना देकर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के खिलाफ अपने जन अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि आज से ठीक 101 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया था, जिससे अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। उस ऐतिहासिक आंदोलन को याद करते हुए धरने पर बैठे नेताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और देश की मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक बदहाली पर गहरी चिंता व रोष व्यक्त करते हुए सशक्त व अहिंसक आंदोलन छेड़ने का संकल्प दोहराया। प्रतिरोध धरना के दौरान नेताओं ने कहा कि देश में बदतर हालत बन गई है, लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी खत्म की जा रही है, असहमति को कुचला जा रहा है, जिससे चौतरफा भय और आतंक का माहौल है। अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो रही है। बेतहाशा महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। व्यक्ति से न सिर्फ सम्मानपूर्वक जीने का अवसर छीन लिया गया है, बल्कि उसकी मृत्यु को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी आज खाने बिना मर रहा है, महंगाई चरम पे हो गई है। मध्यम वर्ग सबसे परेशान है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी विभाग के हों, रेलवे के हों, बैंक के हों, LIC के हों, एयरपोर्ट अथॉरिटी के हों, गेल के हों, HPCL हो, इंडियन ऑयल हो, सारे कर्मचारी परेशान हैं, अध्यापक परेशान हैं, नौजवानों के पास कोई काम नहीं है। 47-48 सालों में पहली बार इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। इन सबों को इन सारी चीज़ों को समेटते हुए हम लोगों ने ये सर्वदलीय कार्यक्रम बनाया है और आज उसी सर्वदलीय कार्यक्रम का पहला दिन है धरने का। इसके बाद हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। क्या मांग है? मुख्य मुद्दा किसान का, मुख्य मुद्दा हम लोगों का किसान है, नौजवान है, महंगाई और बेरोजगारी। धरने के दौरान आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों, नीति व्यवस्था, मांग पत्र की घोषणा की गई। धरने में उपस्थित लोगों की सहमति और उनके विचार व सुझावों को समेटते हुए तैयार प्रारूप को आगामी 9 अगस्त क्रांति दिवस पर आयोजित संघर्ष प्रतिनिधि संसद में प्रस्तुत कर जन अभियान को और सघन बनाने के लिए जिले में जगह जगह जन संघर्ष संवाद संसद आयोजित की जाएगी, जिसके तिथिवार कार्यक्रम की घोषणा व तैयारी हेतु एक संघर्ष समिति का गठन किया गया। आज गांधी एक बार फिर से देश में प्रासंगिक हो गए। गांधी के मार्ग के अलावा इस तरह के अन्याय और अलोकतांत्रिक सरकार की अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों के खिलाफ संघर्ष का और जनता को दिए गए संवैधानिक अधिकारों को वापस दिलाने का एक अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रतिरोध धरने में सैकड़ों सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा प्रमुख रूप से पूर्व MLC अरविंद सिंह, CPM के नेता नंदलाल पटेल, बैंक कर्मचारी यूनियन के नेता शिवनाथ यादव, TMC के डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे, समाजवादी नेता कुंवर सुरेश सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर पांडे, संजीव सिंह, पूर्व पार्षद नन्हे खां, रईस अहमद, एडवोकेट परवीन सिंह बबलू आदि शामिल रहे। विपक्ष देश का कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। यह आरोप प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने वाराणसी में विपक्ष पर लगाया। विपक्ष देश का कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। यह आरोप प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने वाराणसी में लगाया। दरअसल वाराणसी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची श्रीमती जोशी ने बताया कि मानसून सत्र कुल 107 घंटे के लिए निर्धारित किया गया था, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा है। मात्र 18 घंटे चली कार्यवाही में कुछ देश हित के विधेयक तो पास हुए, लेकिन पेगासस जैसे मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों की ओर से हंगामा कर सांसद का कीमती समय नष्ट किया गया। मीडिया से बात करते हुए रीता बहुगुणा जोशी ने मीडिया से बताया कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कहेगी तो बंगाल में मौजूदा सांसदों के जैसे मैं भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग करूंगी। वहीं बाबुल सुप्रिया के ओर से राजनीति से संन्यास लेने पर बताया कि वह एक कलाकार हैं, वह उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जिस तरह से कागज फाड़ के चेयर पे फेंकी गई, ये भी मेरे ख्याल से सर्वोच्च हमारा जो पंचायत है, जो हमारा लोकसभा है, उसके लिए बहुत ही अशोभनीय घटना थी।
इसी तरह से राज्यसभा में भी अशोभनीय घटनाएं हुई। अभी देखिए आगे सत्र क्या है, हम लोग विनती कर रहे हैं कि आइए चर्चा करिए, इतने महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं, कानून बनने हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ लड़ना कोशिश कर रहा है कि किसी तरह गतिरोध बना रहे। देश देख रहा है और हमें इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना। बिना चर्चा के हमको बिल पास कराने पड़ रहे हैं और मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के में पिछले 4-4.5 वर्षों में, अब तो लगभग 5 वर्ष हो जाएंगे, योगी सरकार ने कार्य किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। मानसून के दस्तक देते ही गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है, जिस वजह से घाटों का आपस में संपर्क भी टूट चुका है। वहीं नियमित गंगा घाट पे होने वाली आरती का स्थान भी आज से बदल दिया गया है। इन दिनों बनारस में गंगा अपने पूरे वेग में नजर आ रही है। गंगा का जलस्तर बीते 2 दिन में 4 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद घाटों पर अफरा तफरी है। इस सब के बीच आज गंगा का पानी घाटों तक आने के बाद एक दूसरे घाट का आपस में संपर्क टूट चुका है और शाम को होने वाली नियमित गंगा आरती का स्थल भी आज से बदल दिया गया है, जिसके बाद यहां आने वाले पर्यटक भी मायूस हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से घाटों तक पानी चढ़ गया है। घाटों की सीढ़ियां एक कर एक गंगा के पानी में डूबने लगी हैं। घाट पर गंगा किनारे के मंदिर जल प्लावित होने लगे हैं। जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण राजेंद्र घाट पर भी पानी आ गया है। इस वजह से राजेंद्र घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। बता दें कि राजेंद्र घाट पर गंगा आरती का दर्शन करने देश भर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आरती प्रभावित हो रही है। गंगा सेवा नीति के सचिव हनुमान जी ने बताया कि 2 दिन पहले तक स्थिति कुछ ठीक थी, लेकिन उसके बाद गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आरती स्थल तक गंगा नदी का पानी पहुंच गया है, इसलिए आरती स्थल में बदलाव किया गया है। जैसे जैसे बाढ़ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आरती का स्थल अपना चेंज होता रहेगा। आखिरी में फिर ऊपर हम लोग आरती करेंगे छत पे। तो पर्यटक जो आ रहे हैं, जिससे कितनी समस्या हो रही है? पर्यटक जगह कम होते जा रहे हैं, पर्यटक ज़्यादा हो रहा है, जगह कम हो रही है, समस्या बहुत हो रहा है भैया घाट किनारे। वहीं लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से जहां गंगा घाटों के आसपास रहने वालों में भय बना हुआ है, साथ ही श्रावण मास के कारण काफी भीड़ भी स्नान करने वालों की हो रही है। जल पुलिस बराबर ध्वनि के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। चप्पे चप्पे पर जल पुलिस निगरानी में भी लगी हुई है, ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो। घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। छोटी नावें बंद कर दी गई हैं। अगर ऐसे ही जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो बड़ी नावें भी बंद करनी पड़ेंगी। रविवार को दशाश्वमेध घाट पर देखा गया कि आए हुए यात्री लगातार नावों पर सैर सपाटे में लगे हैं। यह प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। अगर जल पुलिस निगरानी न करे तो बड़ी घटना भी हो सकती है। कोई यात्री मानने वाला नहीं है। अब देखना है कि प्रशासन क्या कदम उठाती है, क्योंकि 1-2 दिन में पानी और ज्यादा उफान पर होने का अंदेशा है। माँ गंगा का बहाव ऐसे ही तेज रहा और बाढ़ ऊपर आया तो प्रशासन जल्द से जल्द इस बात को भी आदेशित कर देगा कि बड़ी नाव का संचालन भी बंद कर देना चाहिए। और ये अपने जन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पक्ष में भी होगा। हमारे यहाँ बहुत यात्री आते हैं, बाहर से आते हैं, जिनको अपने यहाँ के माँ गंगा का जल स्तर क्या होना चाहिए, बहाव क्या होना चाहिए, जिसका अंदाज़ा नहीं होता, और इस हिसाब से उनको बंद कर। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
कैंट थाना क्षेत्र में पंचकोसी मार्ग भुवनेश्वर कॉलोनी के गेट नंबर 2 के समीप रवि साइकिल स्टोर पर हवा भरने वाली टंकी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कैंट थाना क्षेत्र में रवि साइकिल स्टोर नामक दुकान में हवा भरने वाली टंकी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। वहीं कुछ दूरी पर स्थित चाय विक्रेता छैबर पटेल ने आज भोर लगभग 4 बजे सर्वप्रथम देखा कि दुकान से धुआं निकल रहा है, जिसकी सूचना उसने दुकान मालिक रवि को दी। दुकान मालिक द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। दुकान मालिक के अनुसार दुकान में रखे साइकिल के पार्ट्स, टायर ट्यूब और भी कई पार्ट्स खराब हो गए। दुकान का पटिया वाला छत भी फट गया, जिसमें हजारों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। अर्जी बाजार चौकी के पुलिसकर्मी संग डायल 112 पुलिस भी मौके पे उस दौरान मौजूद रही। रविवार को हेमू कॉलोनी मंडल हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी द्वारा मैदागिन स्थित 2 उद्यान में नीम, पीपल, बरगद व अशोक तथा परजाता के पौधे रोपित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को हेमू कॉलोनी मंडल हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी के अंतर्गत वार्ड संख्या 53 राज मंदिर, वार्ड संख्या 79 बलुआबीर, वार्ड संख्या 84 गढ़वासी टोला द्वारा मैदागिन चौराहे स्थित 2 उद्यानों में एक पाताल भूमि, हनुमान जी के बगल स्थित प्रांगण सहित 3 स्थलों पर नीम, पीपल, बरगद, अशोक एवं परजाता के पौधे रोपित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महानगर मंत्री एवं मंडल प्रभारी बाबू यादव विकास रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल उपाध्यक्ष शिवांशु यादव ने किया। इस अवसर पर शशांक गुप्ता, गणेश सेठ, राधे मोहन यादव, राहुल विकास गुप्ता, गोलू, राज भारती, रोहित भारती, शुभम साहनी, शुभम कनौजिया आदि की उपस्थिति रही। रविवार को उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी फ्रेंडशिप डे का आयोजन किया गया, जिसमें पौधा वितरण भी किया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी फ्रेंडशिप डे का आयोजन किया गया। इस दौरान रविवार को पूर्वाहन गिरजाघर के पास मौजूद लोगों को फ्रेंडशिप बैंड बांधा गया व उन्हें फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं तथा वृक्ष का पौधा भेंट किया गया। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब की नगरी काशी में भाईचारे को और मजबूत करने हेतु सभी धर्म एवं वर्ग के लोग फ्रेंडशिप डे में अपनी मित्रता को एक नई रोशनी दे रहे हैं। श्री वर्मा ने कहा कि आज कई फ्रेंड्स कई साल के बाद एक दूसरे से मिलकर गदगद हुए तथा अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहे बचपन का सुनहरा पल हमेशा ऐसा ही रहे। श्री वर्मा ने कहा कि फ्रेंडशिप डे में वृक्ष रूपी पौधा बांटने का तात्पर्य यही है कि जब यही वृक्ष रूपी पौधा वृक्ष बनता है तो छांव के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रदान करता है, जिससे वातावरण में शुद्धता आती है। कार्यक्रम का संचालन डर्बी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने किया। के अवसर पर हम एक दूसरे को फ्रेंडशिप बनाकर फ्रेंडशिप डे बांटे हैं और विश्व बांटे हैं कि हम लोग अगले साल कोरोना से लड़कर जूझकर जो हम लोग यहाँ स्वस्थ होकर आपके बीच आए हैं और अपने फ्रेंडों से अपील करते हैं कि इसी तरह आप स्वस्थ होकर दुरुस्त होकर अगले साल फिर हमसे फिर जरूर मुलाकात हो। काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 8 अगस्त को सिंह निकेतन मलदैया में किया जा रहा है। काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 8 अगस्त को सिंह निकेतन मलदैया में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में इच्छुक प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन कराकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी कड़ी में द जिम शिवाला में सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें इच्छुक प्रतिभागी पहुंचे। इतना ही नहीं, द जिम शिवाला में आज प्रैक्टिस मैच का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में वजन कैटेगरी के अनुसार होगी, जिसमें 55 किलो, 55 से 60 किलो, 60 से 65 किलो, 65 से 70 किलो, 70 से 75 किलो और 75 से 75 प्लस किलो तक रखा गया है। इतना ही नहीं, लेफ्ट हैंड के प्रतिभागियों का अलग ग्रुप होगा, जिसमें वजन कैटेगरी नहीं रखा गया है। वहीं एंट्री फीस 200 रुपये रखी गई है। द जिम शिवाला पे इसका ट्रायल चल रहा है। आगामी 8 अगस्त को सिंह निकेतन में एक आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज सिलेक्शन चल रहा है और फॉर्म भरा रहा है। जो प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फॉर्म भर के यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्या कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, कौन क्या है? ये 7 ग्रुप में ये गेम होगा, जो 0 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 70 और 70 प्लस, ये 6 ग्रुप रहेगा। और एक ग्रुप जो है वो लेफ़्ट वालों के लिए रहेगा, जो लेफ़्ट हैंड है उनका एक अलग ग्रुप रहेगा। हर ग्रुप से बेस्ट ऑफ 3 चुना जाएगा और जो फर्स्ट हफ्ते ग्रुप के रहेंगे उनका एक गेम होगा, जिसमें
चैंपियन ऑफ चैंपियन चुना जाएगा। और ये गेम बनारस से पहली बार होने जा रहा है और इसमें अच्छी इंक्वायरी आ रही लड़कों की और लगभग 60-70 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन ऑन है और ये फ्राइडे तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।